गुड इवनिंग में बच्चों। बेटा मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके, तो मुझे चैट के थ्रू भेजना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है बेटा, आपके मैसेज जो है मेरे पास चैट के थ्रू आएंगे। टुडे इज योर फर्स्ट ट्यूटोरियल क्लास। तो देखें बेटा, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा है चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन, इफेक्ट ऑफ मीडियम। फिर हमने वेक्टर फॉर्म, देन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1D 2D 3D हमने सब कंप्लीट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको विजुलाइज किया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, आर्क, डिस्क एंड स्ट्रेट वायर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ये सारे केसेस हमने किए हैं। ठीक, तो आज हम इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं, the concept involved in this chapter can be linked with these two chapters. Next two chapters जो हैं that are electrostatic potential and capacitance, और कुछ पार्ट इसका यूज होगा इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लें। जेई मेन और एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई मेंस का हमारे पास है 2020 में देयर वाज 1 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेड है इन 2022 1 और 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक, ब्राइटनेस कम कर दीजिए। ओके इज इट ओके नाउ? नहीं दिख रहा। निकिता, इज ब्राइटनेस इज ओके नाउ? माइक अनम्यूट नहीं होगा बेटा, बोर्ड की कम कर लो। ओके, इज इट ओके? ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, जो भी आपने पढ़ रखे हैं, आप यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, रिंग, डिस्क, इन सभी पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बेटा। पहले आप अटेम्प्ट करेंगे और आपके आंसर्स मुझे चैट के थ्रू मिलने चाहिए, कोई बोलेगा नहीं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स द टिपिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट गिव योर आंसर ऑन चैट। बेटा फरीदाबाद सेंटर, अगर आपको लगता है कि आपने कर रखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, जल्दी से ट्राई करें इसे। मेरे पास मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत है। ऋषभ, गलत है बेटा।
ऋषभ जैन रॉन्ग आंसर, अमन रॉन्ग, आदित्य व्यास ठीक है, तुषार रॉन्ग आंसर, आदित्य कुमार सही है, आर्यन सही है। चलो अब हम चेक करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure, plus Q, and minus Q. The force experienced by the charge placed at the vertex A means हमें निकालना है force on the charge particle जो A पे placed है in the direction normal to BC, in the direction normal to BC. तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से the force on this plus Q charge because of this plus Q charge उसकी डायरेक्शन इधर होगी, repulsive force, and force on plus Q charge due to this minus Q charge is towards minus Q charge because attraction होगा, और इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा एग्जैक्टली पैरेलल टू BC। तो इस नेट फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल टू BC that will be 0, means answer is B. Is it clear? ऋषभ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और आंसर ढक मार्क कर देते हैं। फोर्स आपने करेक्ट निकाला होगा, लेकिन पूछा गया है that the force in the direction normal to BC, तो इसका ध्यान रखना है। आसान था क्वेश्चन। जल्दबाजी में नहीं करना हार्दिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आपके आंसर ही मुझे चाहिए, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपने जरूर किया होगा, सिंपल आपको ध्यान रखना है, इफ दे आर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को आप कांटेक्ट में लेके आते हैं और दोनों का साइज सेम है, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, उन दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट आंसर भेजें इसका। कंदर्प सिंह वेरी गुड बेटा, सूर्यांश, अजय, असीम, ऋषभ गुड, पीयूष गड़बड़ कर रहे हो, मानव रॉन्ग आंसर, असीम रॉन्ग आंसर, बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक है पर कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। सिद्धार्थ रॉन्ग आंसर, हर्षित रॉन्ग, अमन, आदित्य, नीरव बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी किए होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस अभी और मिलेंगे। देखिए आंसर इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B, ये मान लेते हैं A एंड दिस इज B, कैरी इक्वल चार्ज, सपोज कैपिटल Q चार्ज दोनों में है, they are separated by a distance much larger than their diameter, the force of attraction between them is F, suppose the distance between their center is R, then force will be K Q upon R square। A third identical conducting, अब कुछ चेंजेस किए गए, क्या चेंजेस किए गए ध्यान से समझना बेटा। A third identical conducting sphere C is uncharged, स्फीयर C is first touched to A, अगर पहले उसे हम A के कांटेक्ट में लेकर आते हैं C को, A पे चार्ज था कैपिटल Q, तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड C इक्वली बिकॉज दीज टू स्फीयर्स आर इन इक्वल साइज, मींस Q/2 एंड Q/2 फर्स्ट टच टू देन B। अब C को इससे हटाया, नेक्स्ट A हैव चार्ज Q/2, B have charge Q and C have charge Q/2। जब इनको कांटेक्ट में लेके आए तो ये पूरा चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा,
टोटल चार्ज इज 3q/2, तो फाइनली इनमें चार्ज आएगा 3q/2 का हाफ इस पर एंड 3q/2 का हाफ इस पर। यानी कि फाइनल सिचुएशन जो होगी उसमें ए के पास चार्ज है q/2 और बी के पास चार्ज है 3q/4 और डिस्टेंस वही r। तो इनके बीच में अब जो फोर्स लगेगा F डैश दैट इज इक्वल्स टू K इंटू q/2 इंटू 3q/4 मीन्स 3q²/8 r²। अब इसको इससे कंपेयर करो, मीन्स KQ²/r² इज F, so it will become 3/8 times F, means option D is correct. बिल्कुल अंश बेटा कर सकते हैं ज्वाइन, सबके लिए ओपन है ये क्लास। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे चैट पे मैसेज करें। बेटा सबको अनम्यूट कर दिया है, लेकिन आप सिर्फ अपना माइक तभी अनम्यूट करेंगे जब मैं आपसे कहूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक? What is the significance of saying this? The distance is much larger than diameter of Q. हाँ सुयांश बेटा, इसमें ये बताने का रीजन है कि अदरवाइज अगर ये क्लोज होते तो इनमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। थोड़ा सा आइडिया लो बेटा। If these two are spheres and conducting spheres, ठीक, मान लो अभी एक ही स्फीयर रखा हुआ है मैंने, ठीक, इट हैज कैपिटल Q चार्ज, तो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर मैं इसके बहुत क्लोज एक दूसरा स्फीयर ले आता हूं कैपिटल Q जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चार्ज कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि इधर ज्यादा पॉजिटिव और इधर कम पॉजिटिव, इधर कम पॉजिटिव, इधर ज्यादा पॉजिटिव। तो इफेक्टिव डिस्टेंस अब वो r का नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। तो फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे फिर उस केस में। तो इसने कहा कि बहुत दूर हैं कि इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क ना पड़े। सूर्यांश, क्या ये बात क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कभी, सुने बेटा क्वेश्चन वो। We have 2 point charges Q1 and Q2. Two positive charges Q1 and Q2 placed at a distance r. The force between these two charges is F. If instead of point charges we consider two conducting spheres, having charges Q1 and Q2, same charges, and distance between their centers is again r, then force between these two conducting spheres will be F dash. Option A, F dash is equals to F. Option B, F dash is less than F. Option C, F dash is greater than F. Option D, can't say anything. क्या ऑप्शन होगा? गुड, ऑप्शन बी। क्योंकि जैसे ही हम स्फीयर रखेंगे चार्ज अब एग्जैक्टली आर डिस्टेंस में नहीं होंगे। द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विल बिकम लार्जर देन आर, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज इस तरफ आ जाएगा, कम चार्ज इधर आएगा, मैक्सिमम चार्ज दूर होगा, कम चार्ज इधर होगा। तो इफेक्टिव फोर्स that will be reduced by the initial value. क्लियर है सबको ये? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर?
सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करें। द चार्जेस Q1 and Q2 are at the points A and B of a right angle triangle OAB, means this angle is 90 degree. The resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse. Then Q1 by Q2 is proportional to. Try करें। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आदित्य व्यास, क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने? यस सर। गलत है बेटा। आदित्य सिंह गलत है, कार्तिकेय गलत, जैनिश रॉन्ग, देव रॉन्ग, करणदीप, कंदर्प सिंह रॉन्ग, प्रिया रॉन्ग, मृणाल का आंसर ठीक है। वेरी गुड मृणाल बेटा। बाकी सबके आंसर गलत आ रहे हैं, सिर्फ अभी तक मृणाल का आंसर सही आया है। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल सोच समझ के क्वेश्चन करो बेटा। राहुल बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। सत्यम बहुत अच्छे, सत्यम सोनी वेरी गुड। सान्या बजाज वेरी गुड। 3-4 आंसर मुझे ठीक मिल गए हैं। अनमोल, अनमोल राठौर गुड। कृतिका बहुत अच्छे। गौरव, गौरव गणेश वेरी गुड बेटा। बाकी सबके आंसर गलत हैं। जिनके नाम मैंने लिए हैं उनके आंसर सही हैं, बाकी सबके गलत हैं। बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हर्ष वेरी गुड बेटा। रोहित मेहरा, हर्षित कुमार बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अजितेश गुड। सोनाली, शताक्षी सिंह गुड। कुसुम सही है। बहुत बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। शीतल सिंह गुड। मानव जोत बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अक्षांश नहीं बेटा, गलत है। पीयूष गुड। बहुत बच्चों के आंसर गलत हैं, फिर सोचो बेटा। The resultant electric field at point O must be perpendicular to the hypotenuse. Hint दे रहा हूं, देखो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऑन हाइपोटेन्यूज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। सपोज दिस एंगल इज थीटा, this will be 90 minus theta, means this will be theta. इसकी हेल्प लो, जल्दी हो जाएगा। ऋषभ गुड बेटा, ऋषभ जैन। वेदांत बहुत बढ़िया बेटा। देव शर्मा ठीक है, बाकी गलत हैं अभी। अमन मिश्रा गड़बड़ कर रहे हो। रोहित शर्मा गुड, अब ठीक है बेटा। जैनेश गलत है। इसमें टाइम लगा, लगना नहीं चाहिए था। देखो अगर ये थीटा है 90, देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा, मींस दिस विल बी थीटा। अब चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड O पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू Q1 वो इस तरफ होगी, सपोज दैट इज E1। ठीक,
The value of E1 will be K Q1 by distance x1 square. Electric field at O due to charge Q2 is along this direction. Suppose this is E2, तो E2 की वैल्यू क्या होगी? K Q2 अपॉन x2 स्क्वायर. ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट यहां थीटा होगा, और इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहां आना चाहिए. मींस tan theta must be equal to E2 by E1. Vector addition, normal vector addition. Tan theta is E2 by E1. Is E2 by E1. लेकिन tan theta अगर मैं इस ट्राइंगल से देखूं, then tan theta is x1 by x2. Tan theta is x1 by x2. Means E2 by E1 is equals to x1 by x2. अब E1 by E2 इससे कैलकुलेट करो. E1 by E2 मींस K कैंसिल, तो Q1 by Q2 x2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर. मैंने ठीक लिखा है? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया. E2 ऊपर लिखना था, E2 by E1, E2 by E1, Q2 by Q1 and x1 square by x2 square is equals to x1 by x2. एक x1 कैंसिल, एक x2 कैंसिल, means Q2 by Q1 is x2 by x1. We have to find Q1 by Q2, means Q1 by Q2 is x1 by x2. x1 by x2 means option C. क्या टफ क्वेश्चन था? नहीं सर. सिंपल है? यस सर. यस सर. यस सर. किसी को डाउट? हाँ बेटा. सर यहाँ आपने एंगल से क्यों किया सर? आपको समझ में कैसा आया सर? देख बेटा, हमें डायरेक्शन चाहिए थी. क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम थी, दैट यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर हो. तो मुझे इस कंडीशन को तो यूज करना है, दैट रिजल्टेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. अब एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, द रिजल्टेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर दिस. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करूं? कोई ना कोई एंगल तो एज्यूम करूंगा, तभी तो सब पता चलेगा कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है. तो उसके लिए मैंने थीटा एज्यूम करके उसकी डायरेक्शन विजुलाइज की. भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? बिना एंगल 45 नहीं होगा है बेटा. सर, एंगल से 45 नहीं होगा. वाई? क्यों? सर मैंने सर सोचा सर कि जो परपेंडिकुलर पे सर वो 45 होगा, और सर इससे करा. एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बना दे. ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. यस सर. हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर अगर मैं जाता हूं तो कि यह एंगल 45 डिग्री के आते हैं. सर वो जब भी आएंगे जब x1 और x2 इक्वल होगा. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं. बिल्कुल, इसमें तो नहीं आएंगे. और वहां पे डिस्टेंसेस दे रखे हैं डिफरेंट. वन इज x1 एंड अदर इज x2. तो ये 45 क्यों होगा? और ये 45 नहीं होगा तो ये 45 क्यों होगा? यस सर. क्लियर? सर एंगल से ना करके और कोई वे है? और कोई वे? फिर मैथ्स में जाना पड़ेगा थोड़ा डीप में. ओरिजिन एज्यूम करो, x एक्सिस y एक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक i कैप में आएगा, एक j कैप में आएगा. उसका रिजल्टेंट निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, और ये वेक्टर उस लाइन के या इस वेक्टर को कैलकुलेट करो. इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करो. क्यों इतना लंबा करूं? सिंपल एंगल के कॉन्सेप्ट से आसान हो रहा है ना. यस सर. कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नहीं सर, हो गया. नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली देखो, ये जेईई मेन 2020 में आया था. इससे पहला 18 में आया था. सिंपल क्वेश्चन था, 2018 में आया हुआ है. इससे पहला वाला क्वेश्चन मैंने अलग से दिया था. अब जो कर रहे हैं वो 19 में आया है, 2019 में. देखें, फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. और ये आंसर आप लोगों को पता होगा, यू नो द आंसर. जल्दी से आंसर बताना है.
For a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center. The value of h is, ये रिंग इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी इफ इस रेडियस इज r, चार्ज कुछ भी मान लो q, तो ये जो डिस्टेंस है h, ये कितना होता है? r/√2 r/√2। बहुत बढ़िया, r/√2। क्या सबको इसका आइडिया है? किसी को नहीं पता तो मेरे से पूछ लें। नहीं सर। सर एक बार बता दीजिए। सिंपल डेरिवेटिव करके रिंग की एक्सिस पे किसी पॉइंट, किसी डिस्टेंस h पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज k q h अपॉन h² प्लस r², h² प्लस r² पावर 3/2। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है? यस सर। हमें चाहिए किस h के लिए E मैक्सिमम हो, then use concept of maxima minima. यस सर। dE by dH, because variable is h, r तो कांस्टेंट है, तो dE by dH कैलकुलेट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट करके we will find the critical point जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। डेरिवेटिव करें तो मिलेगा h² प्लस r² होल पावर 3, स्क्वायरिंग होगी, कोशेंट रूल लगाएंगे, then h² प्लस r² पावर 3/2 into इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h मींस kq, ठीक, माइनस kqh इंटू नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h मींस 3/2 h² प्लस r² पावर 1/2 इंटू 2h, चेन रूल। यस सर। ठीक, ये 2 यहां कैंसिल हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए dE by dH को हम 0 पुट करते हैं। जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा, दिस डिनोमिनेटर गोस टू 0 मींस दिस इक्वल टू 0, और इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है k q एंड h² प्लस r² की पावर हाफ, ये कॉमन ले तो kq, यहां पर पावर बचेगी 1, h² प्लस r² पावर 1, और यहां पे kq और हाफ पावर कॉमन ले ली हमने, तो बचेगा 3h² माइनस 3h² इक्वल टू 0। दिस कांट बी 0, h² प्लस r², ये 0 नहीं हो सकता, k इज नॉन जीरो, q इज नॉन जीरो, इट मींस दिस मस्ट बी 0, और इसका मतलब क्या है? r² माइनस 2h², r² माइनस 2h² इक्वल टू 0 मींस h इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ये वो पोजीशंस आ रही हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल होगा। अब मैक्सिमा होगा और मिनिमा वो तो सेकंड डेरिवेटिव बताएगा, लेकिन लॉजिकली हमें ग्राफ पढ़ रखा है, एक रिंग की एक्सिस में सेंटर में O मान लूं, दिस इज O, दिस इज x एक्सिस, तो ग्राफ आपने ऐसे पढ़ रखा है। यस सर। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, मिनिमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया था। बस दिस पोजीशन इज r/√2 एंड दिस पोजीशन इज माइनस r/√2। क्या ये क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। आदित्य क्या क्लियर है बेटा? अब सो विदाउट डेरिवेटिव ग्राफ से कर सकते थे, ग्राफ से कर सकते थे, लेकिन ग्राफ से पोजीशन कैसे निकालते? ये तो पता है कि मैक्सिमा कहीं आएगा, बट एग्जैक्ट पोजीशन वेयर इज द मैक्सिमा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? राहुल, हम बिना ग्राफ से एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए तो हमें डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। और ग्राफ में भी देखो, ये पॉइंट वो है जहां पे स्लोप 0 है, मींस जहां पे dE by dH 0 होगा। यहां पे हमने एक्चुअल में x की जगह पे h लिख देना चाहिए। क्या ये क्लियर अब? यस सर। यस सर। रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, सोच के बताओगे। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, यू हैव टू फाइंड ओनली द नंबर ऑफ पोजीशंस।
number of equilibrium positions on a particle having mass m and charge q placed on the vertical axis of the ring of radius r. There is a ring of radius r and having charge q. उसकी axis vertical है and on the axis there is a charge particle mass m and charge q. बताना है कि इसके कितने different positions possible हैं for this to be in equilibrium. और साथ में ये भी बताना है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. जल्दी से सोचें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करें. मैं फिर बताता हूं इसके बारे में और आंसर्स चैट पे भेजें. और जो सेंटर्स पे बैठे हैं वो अपना माइक अनम्यूट कराकर मेरे को आंसर बता सकते हैं बेटा, लेकिन 5 मिनट के बाद. हर्षित, पहले तो बेटा आप बताओ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस. आदित्य व्यास, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड. आदित्य व्यास बहुत बढ़िया. सूर्यांश, गड़बड़ कर रहे हो. ऋषभ, पार्शियल आंसर इज करेक्ट. ये ध्यान रखेंगे, अगर ये डिस्टेंस x का है तो आपको चेक करना है फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0. ओरिजिन पे चेक नहीं करना, 0 पे चेक, सेंटर पे चेक नहीं करना. उसके अलावा सूर्यांश नहीं बेटा, एक बच्चे का आंसर तो बहुत गड़बड़. सूर्यांश बेटा बहुत गड़बड़ कर रहे हो. प्रियांशु बेटा मान लो ये क्वेश्चन में गिवन है, अदर देन सेंटर फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशंस अदर देन सेंटर. आयुष बेटा नंबर्स ठीक हैं बट स्टेबिलिटी के बारे में गलत है. कंदब ठीक है लेकिन ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा. आयुष ये भी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा. आदित्य बेटा आपके आंसर बिल्कुल परफेक्ट थे लेकिन आपने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, जरा वो भी बताओ. कृतिका बेटा द आंसर डिपेंड अपॉन कंडीशंस. असीम नहीं. अजय अगर रिंग को चार्ज पे रख दें तो भी तो केस हो सकता है. चार्ज पे रख दें? अरे रिंग पे चार्ज है और इस चार्ज को सेंटर पे नहीं रखना, एक्सिस पे चार्ज रखना है. कुसुम एक कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है लेकिन कंडीशंस चेंज होंगी तो प्रॉब्लम आएगी. अरे सर अनस्टेबल एट h लेस देन r√2 and stable at h greater than r√2. वेदांत एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है, if both charge are positive. हाँ both are positive बेटा,
क्यू एंड कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होते तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं थी। मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, परफेक्ट आंसर अभी तक नहीं मिला। हिंट, ग्राफ की हेल्प लो, ग्राफ की हेल्प। रिंग की वजह से एक ही डायरेक्शन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करता हूं विद एक्स ड्यू टू दिस रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इसकी हेल्प लो तो और आंसर अच्छा मिल जाएगा। वन और टू पोजिशंस अनस्टेबल, अदर स्टेबल। सर हमें इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में बताना है? इक्विलिब्रियम अलोंग दिस लाइन, वही हो सकता है, साइड वे तो हो ही नहीं सकता। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा अनस्टेबल नहीं होगा बेटा। देखो अब चेक करो, मैं अगर इस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, और इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो ऊपर फोर्स लगेगा QE। दिस पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ mg is equals to QE। इफ mg is equals to QE, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट? अब इसको ध्यान से देखो, ये टॉप वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं ये एज्यूम करता हूं E0, जिसकी पोजीशन मुझे पता है R/√2, ठीक? अब कंडीशन लेके चलें। फर्स्ट केस, इफ m is less than QE0/G, if m is less than QE0/G, यानी कि mg यहां कहीं आएगा। अगर मैं इसको QE कह दूं, QE, मैं ग्राफ E की बजाय QE का बना दूं तो ये फोर्स QE0 का हो जाएगा। अगर ग्राफ E की बजाय मैं QE का बनाऊं तो ये मैक्सिमम वैल्यू इज QE0। फर्स्ट केस, इफ m is less than QE0/mg means mg is less than QE0, तो उसके लिए दो डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल हैं, वन इज x1 एंड अदर इज x2, यानी कि इस कंडीशन पे आंसर आएगा 2 पोजीशंस। सही समझ में नहीं आया, मतलब इसको हम इक्वल कर रहे हैं क्या? बेटा हमें इसे इक्विलिब्रियम में लाना है। इस पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा होगा mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। यस सर। मींस mg मस्ट बी इक्वल टू QE। यस सर। मान लो जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है वो mg से बड़ा है, तो mg को बैलेंस करने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम चाहिए, इतना ही चाहिए। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पोजीशन और इस पोजीशन दोनों पे लग रहा होगा। यस सर। यानी कि x1 पोजीशन पे रखूंगा तब भी QE की वैल्यू mg के बराबर आएगी, और x2 पोजीशन पे रखूंगा तो भी QE की वैल्यू mg के बराबर आएगी। यानी कि दो पोजीशंस पॉसिबल हैं जहां पे ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक? सेकंड कंडीशन, इफ m is equals to QE0/G, तब तो एक ही पोजीशन होगी, यस सर, मैक्सिमम वाली x3 और यहां पे x1 एंड x2। क्या ये कंडीशन समझ में आ रही है कि अगर mg QE0 के बराबर हो गया
तो मुझे यही रखना पड़ेगा कि mg को q e नॉट बैलेंस कर ले, कोई और पोजीशन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg को बैलेंस कर सके, मींस एक ही पोजीशन आएगी। लेकिन थर्ड केस, इफ m इज ग्रेटर देन q e नॉट बाय g, तो आंसर क्या? जीरो पोजीशन। कोई आंसर, कोई इतना mg लग गया तो कोई ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है जो उसको बैलेंस कर सके, तो वो इक्विलिब्रियम में कभी होगा ही नहीं। क्या ये बात क्लियर? हाँ सर। सर तो ऐसे अगर तो और भी mg फोर्सेस आ less सकती है ना, than अगर होगा, mg एक एक लेस करके। देन q नॉट है। mg लेस देन q e नॉट है, हाँ तो कैसे? ऐसे सर बहुत सारी पोजीशंस आ सकती हैं अगर हम मार्क बिल्कुल आ करें। सकती है बहुत सारी। अगर mg की वैल्यू q e नॉट से कम है तो ये केस ले लो या ये केस ले लो या ये केस ले लो, लेकिन मास तो कुछ ना कुछ तो होगा। उस मास के अकॉर्डिंग कोई दो पोजीशन ही तो निकलेंगी। अगर हम कंसिडरेबल मास लें तो भाई बॉडी का मास m दे रखा है ना, यस मैं सर। चेंज कैसे कर दूं उसको? लेकिन रिजल्ट क्या होगा उस मास की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसलिए तीन डिफरेंट कंडीशंस के साथ तीन डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन सर हम तो mg अगर पूछते ही लेस है देन ना। हो जाएगा सर, हम्म, सर सर इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा फिर? mg किससे लेस देन हो जाएगा? q e नॉट से। यस सर। q e नॉट तो इतना है। अगर मैं उसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड, कम इलेक्ट्रोनिक फोर्स लगा दूं, क्या वो mg को बैलेंस नहीं कर सकता? अच्छा सर, ई नॉट है और ई अलग है। हाँ, E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और E जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। ठीक, मींस अगर मैं कहता हूं कि इसको समझ लो बेटा फिर से, सर इसे हम बिना ग्राफ के नहीं कर सकते? बिना ग्राफ के आप मैथमेटिकली करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्वाड्रिक बनेगी, दो आंसर मिलेंगे, लेकिन क्वाड्रिक के आंसर्स भी इस तरह से होते हैं। अगर क्वाड्रिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब दो डिफरेंट आंसर। अगर इक्वल टू 0 आया तो एक ही आंसर, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो 0 आंसर। यस सर। और वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, वो अल्टीमेटली इसी m की कंडीशन पे डिपेंड कर जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली तो टाइम ज्यादा लगेगा, और Yes, मुझे sir. पोजीशन निकालनी भी नहीं है, तो मेरा ग्राफ से तो काम जल्दी से हो रहा है। ओके सर। ये देखो कि सपोज यहां पर एक्सिस पर ये डिस्टेंस जो है r/√2 का है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट। मैंने यहां पे चार्ज रखा मास m का, मैंने कहा जी यहां लग रहा है mg और यहां लग रहा है QE नॉट, और मैंने कहा भाई mg इज लेस देन QE नॉट, तो क्या होगा, ये यहां रुक पाएगा? नहीं सर। नो सर। ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर यहां रखने की बजाय मैं पोजीशन यहां ले लूं थोड़ी सी नीचे, तो यहां पे इसका mg तो वही का वही रहेगा, लेकिन इस पोजीशन से मैं पहले आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। यस यस सर। सर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हो गई है E और फोर्स लग रहा है QE, तो हो सकता है कि अब mg QE के बराबर आ जाए। पॉसिबल है, किसी ना किसी पोजीशन पे Yes, तो sir. होगा। ऐसे ही इसके ऊपर भी जाऊंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, मैक्सिमम तो यहां पर है, इसके नीचे भी कम हो रही है, इसके ऊपर भी कम हो रही है, तो इसके ऊपर जाने पे भी कहीं ना कहीं mg को QE बैलेंस कर सकता है। मींस अगर ये कंडीशन है तो एक इक्विलिब्रियम यहां पर और एक इक्विलिब्रियम यहां पर आ सकता है। सर QE नॉट पे एग्जैक्ट उस पोजीशन पे कैसे आ जाएगा अगर mg से लेस है तो? है बेटा? सर जो आपने लिखा है ना mg इज लेस देन QE नॉट, हम्म, तो सर r/√2 पे वो इक्वल कैसे हो सकते हैं? कहां किया इक्वल मेरे बेटे? मैंने कहा कि अगर mg QE नॉट से कम है तो ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। यस सर। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है और वेट कम है। यस सर। अगर मैं इसके नीचे आऊंगा तो क्या वेट कम हो जाएगा? नो सर, वो तो सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। लेकिन नीचे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यस सर। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, वेट कम है। ठीक, मैं नीचे आ रहा हूं, वेट वहीं का वहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होते 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 कभी ना कभी तो mg के बराबर आएगा।
जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg के बराबर आ गया, मैं कह सकता हूं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यस सर। ऐसे ही अगर इस पोजीशन पे मैंने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है वेट से, मैं अगर ऊपर जाता हूं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है। यस सर, रिड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिड्यूस हो रहा है। मींस Yes, अगर मैं sir. ऊपर जाता हूं तो वेट तो वहीं का वहीं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होना शुरू हो गया, तो इसके ऊपर जाने पे भी कभी ना कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg के बराबर आ जाएगा यस और सर। बैलेंस कर देगा। यस सर। इसका मतलब mg की वैल्यू अगर QE0 से ज्यादा कम है तो दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ सकती हैं। यस सर। क्या सबको ये क्लियर? सर फिर आंसर में इसमें क्या रिपोर्ट करेंगे सर, क्योंकि mg या तो QE0 से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, तो फिर हम देखो, डायरेक्टली 3 रिपोर्ट करेंगे कि 2 और 1? मैंने ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किया था। मैंने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया था, कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो एम की कंडीशन भी दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करोगे। ठीक है? यस सर जो एक रिंग का फॉर्मूला आता है, मुझसे ये इसको निकाल सकते हैं? जैसे अगर मैं कोई भी जनरल पे ले लूं तो mg वुड बी इक्वल टू kqx डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सर तो बिल्कुल मैक्सिमम पावर ऑफ x 3 है, तो 3 पोजीशन में लेंगे। सर एक्चुअली क्वाड्रेटिक वहीं से बनेगी ना, जो ये बता रहा है। बिल्कुल। mg इज इक्वल्स टू QE, mg इज इक्वल्स टू QE होगा KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यही करोगे? यस सर। राइट में ले जाओ, mg इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू KQQX। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं? स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये 2 कैंसिल, यहां स्क्वायर हो जाएगा और यहां स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर 6 आएगी अब x की। 6 आएगी। चेक कर जरा, m स्क्वायर g स्क्वायर, अच्छा यहां पर 6 आएगी, 4 आएगी इन टोटल। हाँ सर। फिर वो x स्क्वायर कटेगा तो x की 4 डिग्री, यानी कि x स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बनेगी शायद इसमें। देख चेक कर, x की पावर आएगी यहाँ पे 6 प्लस r की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक लिखा है? सर लेकिन ये करने की जरूरत है हमें, मतलब कि अगर किसी का कैमरा ऑन है और म्यूजिक आ रहा है बहुत बढ़िया सा, किसका ऑन हुआ था ये? सर सर हाँ। सर कोई नाम नहीं लिखा था, वी लिखा था। हैं? VTF लिखा था सर, नाम नहीं लिखा था कोई। ओके, हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, मतलब कि जो 3 आएगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो वहां से हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो x की पावर है वो क्यूबिक ही आएगी, तो फिर वहां से नीचे पावर आएगी 3 और ऊपर आएगी 1। हाँ, तो मैक्सिमम पावर तो 3 हो गई ना, तो डायरेक्टली 3 नहीं लिख सकते। मेरे बेटे अगर वो 3 पावर इधर जाएगी तो एक x की पावर कम नहीं होगी, हमने स्क्वायरिंग करके पावर डबल कर दी है, इसलिए वो 4 आएगी फाइनली। एक्चुअल में देख तो डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है और न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, तो बेसिक तो x की पावर 2 ही बचेगा, 3 कहां से बचेगा? सर लेकिन वो एडिशन में है ना, तो फिर वो तो ब्रैकेट खुलेगा फिर, मतलब इसको लेफ्ट में ले जा सकता है। यस सर। इस पार्ट को लेफ्ट में ले जा सकता है, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 mg इज इक्वल टू KQQX। राइट हैंड साइड में x की पावर 1, लेफ्ट हैंड साइड में x की मैक्सिमम पावर 3। यस सर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही? यस सर। डिग्री तो 2 ही आएगी, लेकिन
अंडर रूट की फॉर्म में था, सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ा, स्क्वायर Yes, sir. करना तो पड़ा तो वो एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देख अब एक्स स्क्वायर पूरे में से कैंसिल कर सकता है, अच्छा यहां नहीं आ रहा तो ये तो और कॉम्प्लिकेट फॉर्म बनेगी, सॉल्व करने में बहुत मेहनत लग जाएगी, सर क्वाड्रेटिक गंदा बन रहा है बट बन क्वाड्रेटिक ही रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेट सी बनेगी। इसलिए इस क्वेश्चन में पोजीशंस तो पूछी नहीं गई कि कौन सी, इसमें पूछा गया है कितनी पोजीशंस, नंबर ऑफ पोजीशंस, नोट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर है सर। सर सो mg लेस देन qe नॉट में 4 केसेस हो जाएंगे ना फिर? mg लेस देन QE नॉट में 2 ही केस बनेंगे बेटा, 4 क्यों बनेंगे? सर नेगेटिव साइड भी तो बनेंगे ना, तो अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, नीचे रख पॉजिटिव, रिपेल करके तो उसको नीचे धक्का दे देगा, वापस अच्छा कैसे ओके खींचेगा? सर, हाँ mg भी है, अच्छा mg कहां से कैसे रोक लेगा उसको? यस सर यस सर। तो mg और QE तो सेम डायरेक्शन में लग जाएंगे। हाँ तो वो फिर वो वैसे ही नीचे गिर जाएगा। This is the answer to some questions. What about step? अभी बता रहा हूं बेटा स्टेबिलिटी के बारे में भी, पहले तो ये चीजें समझ लो दोबारा से। अगर mg is less than QE तो 2 इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। If mg is equals to QE नॉट तो सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। लेकिन अगर mg QE नॉट से भी बड़ा है, कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी। अब जो ये 2 इक्विलिब्रियम पोजीशंस आई हैं x1 और x2, जरा इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ये रिंग मान लेते हैं x1 की पोजीशन पे हमने रख दिया, ये रिंग और ये पार्टिकल रखा हमने q x1 पोजीशन पर, तो इसमें नीचे mg और ऊपर QE बैलेंस कर रहे होंगे, मींस दिस इज एन इक्विलिब्रियम। x1 की पोजीशन Yes, पर sir. mg और QE बराबर होंगे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊं, थोड़ा सा मामूली सा इसको ऊपर शिफ्ट किया, तो अब इस पोजीशन पर mg तो वही रहेगा, लेकिन अगर मैं दूर लेकर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बढ़ गई तो ये फोर्स बढ़ गया, यस सर। नेट फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। अपवर्ड। अब ये अपवर्ड लग रहा है तो इसे ऊपर शिफ्ट किया और नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा है, क्या ये वापस आएगा? नहीं सर। नहीं सर। तो ये पोजीशन कैसी हो गई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। ठीक, जरा x2 की बात करें। रिंग और ये मास m और ये सपोज पड़ा हुआ है x2 पर, नीचे लग रहा है mg और ऊपर QE, बैलेंस कर रहे हैं, और मैंने इस चार्ज को थोड़ा सा फिर से ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब यहां से ऊपर शिफ्ट करना मींस डिस्टेंस बढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो गई। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, जैसे ऊपर किया mg वही का वही, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले से छोटा हो गया, तो नेट नीचे गिर फोर्स जाएगा। डाउनवर्ड लगेगा, मींस ये Yes, sir. वापस इस पोजीशन पर आएगा। हाँ तो ये पोजीशन कैसी हो गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। क्या इन दोनों के बारे में क्लियर है? हाँ सर। जैसे एक बार हम ऊपर ले गए तो एक बार नीचे करके भी चेक करेंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आएगा। अगर मैं इससे नीचे ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाएगा। अगर मैं इस x1 से नीचे लेके आता हूं, mg उतना ही फोर्स रिड्यूस हो गया तो और नीचे आ जाएगा। यस सर। स्टेबल। इस x2 में भी देख लो, अगर मैं वापस लेके आता हूं तो डिस्टेंस कम कर रहा हूं, फील्ड बढ़ जाएगी। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया, नीचे लाए और नेट फोर्स ऊपर, वापस आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम सर। ओके सर। अनस्टेबल, स्टेबल। क्या ये क्लियर? यस सर। और सर आपने बताया इसमें आंसर क्या देंगे जनरली? देखो बेटा, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव टाइप कह सकते हो इसको, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। तो इसमें अब क्वेश्चन क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देंगे। हम ये कहेंगे इफ m is less than QE naught by g, there are two equilibrium positions
one is x1 and one is x2. Suppose x1 is less than x2, then x1 is unstable equilibrium and x2 is stable equilibrium. क्या clear? Yes, सर sir. सर आपने लिखा है और x ग्रेटर देन 0, सर ये अंडरस्टूड नहीं है कि मतलब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि नहीं, तो सेंटर equal होगा, नहीं होगा। सेंटर, अच्छा हाँ, सेंटर पे तो वैसे भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता था, हाँ, लेकिन हाँ, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट रिंग इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो सेंटर पे रखने पे नॉर्मल रिएक्शन तो वेट को बैलेंस कर सकता है ना। हाँ तो सर उस पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। आ सकता है, अगर नॉर्मल रिएक्शन भी कंसिडर कर लूं प्लेन के लिए तो मैं, ठीक है ना। सर तो अगर हमें x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो फिर 4 आता है ना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। 4 कैसे आते हैं सर फिर अगर हम सेंटर पे रख देते तो फिर नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देते। हाँ तो वो एक होता ना, हर कंडीशन के लिए अलग अलग होता। हाँ सर टोटल। हाँ तो वो, हाँ तो हर एक सिचुएशन में एक एक बढ़ जाता, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, वो सेंटर वाला तो सब में इंक्लूड हो जाता। कोई भी कंडीशन हो, mg is less than QE naught और mg is greater than QE naught और mg is equals to QE naught, वो नॉर्मल रिएक्शन वाला केस तो सब में इंक्लूड हो जाता। सभी में मैं 2 की जगह 3 लिखता या 1 की जगह 2 लिखता और यहां 0 की जगह पे 1 लिखता। क्या क्लियर? सर इसमें माइनस क्यू चार्ज में भी सेम ग्राफ बनता है, डिफरेंट। अभी बताता हूं बेटा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ग्राफ। अरे ग्राफ तो मैथ्स है सिर्फ। सर एक बार सेकंड वाला केस भी डिस्कस कर लीजिए उसमें कि इक्विलिब्रियम सेकंड केस देखो, सेकंड केस में देखो, अगर सेकंड केस में मैं कहता हूं द चार्ज पार्टिकल इज एट द एग्जैक्ट पोजीशन r/√2, ये रिंग, दिस इज द एक्सिस। Could you speak in English, sir? We don't know Hindi. ओके बेटा, लेकिन बाकी बच्चे, अदर स्टूडेंट्स हैव सम प्रॉब्लम इन इंग्लिश। कंदर्प सिंह बेटा, अभी मैं बताता हूं किस तरह करना है। चलो मिक्स करते हैं कुछ चीजें। सो वी हैव सम रिंग, देयर इज एन एक्सिस and suppose the charge particle of mass m and charge q is placed exact at the position of r/√2. At this position, weight and electrostatic force QE naught balance each other. Yes, sir. Yes, sir. If we disturb this charge particle slightly in upward direction or in downward direction, suppose we take case in upward direction. If we displace the charge particles by some distance in upward direction, the mg remains same. But what about QE? It will decrease, sir. It will decrease. Decreases. If decrease, it means net force in downward direction. Yes, sir. So it will come down to the original position. Yes, sir. It is a stable equilibrium that means. अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। No, sir, आपने unstable equilibrium. हाँ, अभी आपने एक ही डायरेक्शन में चेक किया। Check in the other direction also. If we displace in downward direction, then also mg will remain same and QE will reduce. Then net force will be in the downward direction. बोल बेटा। किसने सर कहा था फिर चुप हो गया? तो मतलब ये ऑसिलेशंस करना चालू कर देगा ना? नहीं, नहीं, इस पोजीशन पे ऑसिलेशन नहीं होगा। ये किसका माइक ऑन है? सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सर बहुत डिस्टरबेंस। सब म्यूट ही कर दीजिए। मुरुगान म्यूट करवा दीजिए सर सबका माइक, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर समझ नहीं आ रहा। चलो हाँ, if we displace in the downward direction, then mg will remain same and electrostatic force will decrease in downward direction also. So net force will be in downward direction. तो अगर ऊपर डिस्प्लेस करें, नीचे डिस्प्लेस करें, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या मैं इसे स्टेबल कह सकता हूं? जवाब दे बेटा चैट पे। नहीं, बिल्कुल। इट मींस दिस पोजीशन इज अनस्टेबल।
क्लियर? नहीं आसिम बेटा, सिर्फ एक डायरेक्शन से काम नहीं चलता, आपको दोनों डायरेक्शंस को विजुलाइज करना पड़ेगा. इन SHM, if you disturb the particle in right or left or upward or downward, if the net force is towards the mean position in either case, then only it is a stable equilibrium. Otherwise, it is unstable. सर प्लीज हिंदी में पढ़ाओ. अब ये तो मिक्स है भैया चीजें, क्या करें? कोई हिंदी कह रहा है, कोई इंग्लिश कह रहा है. क्लास बेटा 5:30 तक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फिर मूव करें. 4 point charges -q plus q plus q minus q are placed on y-axis at these positions. साथ साथ डायग्राम बनाते रहो, बहुत आसान रहता है. This is x-axis, this is y-axis. 4 point charges, this are placed on y equal to -2d, -d, +d and +2d. And charges are -q, +q, +q and -q. The magnitude of electric field E at a point on the x-axis at x is equals to capital D. This distance is capital D. You have to find the electric field at point A with D condition. Condition is D is very, very less than small d. Will behave as means you have to calculate only the proportionality. आपको कंप्लीट आंसर नहीं चाहिए, आपको जस्ट प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है. पीयूष मिक्स होके आएगा. KNMS, आई ट्राई माई बेस्ट बेटा. आप बेटा चैट पे आंसर दे सकते हो. यू कैन मैसेज मी थ्रू चैट. जैनिश रॉन्ग आंसर. मुरुगन बेटा आई विल ट्राई. हर्षिता राजीव, आपका ऑप्शन ठीक है बेटा. ऑल अदर आर रॉन्ग. अक्षय, अक्षत बेटा गिव ओनली वन आंसर, आइदर दिस और दिस. सबके गलत आ रहे हैं. सिर्फ अभी 1 या 2 बच्चों के आंसर ठीक आए हैं, बाकी सबके गलत. ध्यान से देखो, हिंट अप्रोक्सीमेशन यूज करना है. यूज अप्रोक्सीमेशन. एंड कंडीशन इज D is very, very greater than small, capital D is very, very greater than small d. अक्षत सिंह, गुड. अक्षत सिंह, ये नया ऑप्शन कहां से आया? मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा. बी. बी नहीं है. फर्स्ट कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए. शायद
then use approximation, then use approximation. अब सभी ABCD कुछ बोलेंगे तो कोई ना कोई आंसर तो ठीक हो ही जाएगा. First, you calculate the net electric field at point A. Net electric field at point A due to all these charges. Plus Q. And this plus Q. इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा. सपोज दिस इज E1. क्वांटिटी ये भी E1 की होगी. माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्जेस E2 and E2. Quantity wise, these two electric fields are same, but directions are different. The resultant of these two E1 is along positive x direction, and resultant of these two E2 is along negative x direction. ठीक, उन दोनों का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं. पहले E1 कैलकुलेट करो. First we will calculate E1, which is KQ KQ upon distance, which is d square plus d square plus small d square. Take, and E2 is KQ upon d square plus 4d square. Take, suppose this angle is θ1. So resultant of these two E1 will be 2E1 cos θ1. क्या ये समझ में आ रहा है? Capital D is very greater than small d, but ये approximation, we will consider this approximation the end result. बीच में यूज नहीं करना, अदरवाइज तो सब खत्म हो जाता है. 2E1 cos θ1 is the net electric field, the resultant of these two E1s, and resultant of these two E2 is 2E2 cos of θ2 if I consider this angle as θ2. And the resultant of these two parts are in opposite direction. So net electric field will come out to be this one. 2E1 cos θ1 minus 2E2 cos θ2. Is it clear? D square क्यों ऐड किया D square के साथ मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q चार्ज एट पॉइंट A. तो डिस्टेंस तो ये चाहिए होगा. ये डिस्टेंस है कैपिटल D, ये डिस्टेंस है स्मॉल d. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग this distance comes out to be under root of d square plus small d square. Clear? अब इसे सॉल्व करें. E is equals to 2E1 means KQ upon d square plus small d square, and cos θ1 θ1 ये वाला एंगल है. Then cos θ1 is base upon hypotenuse. Base is D and hypotenuse is this much. Means इसकी पावर हो जाएगी 3/2 minus 2E2 KQ upon D square plus 4D square into cos θ2. Cos θ2 comes out to be D upon hypotenuse. Means D upon इसकी पावर 3/2. Is it clear up to this level? कोई डाउट किसी को है तो चैट पे भेजे. Sir, please justify direction of E2 towards 2Q. I am not able to get that. Electric field, this is a negative charge. Electric field due to negative charge is towards negative charge, and electric field due to positive charge is away from positive charge. क्या उत्कर्ष ये पता है?
तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एट पोजीशन ए इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, सही आंसर डी है। कहां से आया, जरा चेक करें, ये मिल गया हमें। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो भी कुछ कॉमन लेंगे, विच इज 2kqd, 2kqd, तो हमें क्या मिलेगा बाद में, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर -3/2 माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर पावर -3/2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो आई जस्ट इंसर्ट ए शीट। E is 2kqd. E is 2kqd into d square plus d square minus 3/2 d square plus d square power -3/2 minus d square plus 4d square power -3/2. Next step is 2kqd. अब इनमें से कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन ले लो, जस्ट टेक कॉमन डी स्क्वायर, बाहर आके दैट विल बी डी पावर -3 एंड 1 प्लस डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर पावर -3/2। सेम स्टेप इसमें हम करेंगे तो आ जाएगा डी पावर -3 इंटू 1 प्लस 4 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर पावर -3/2। क्या ये स्टेप क्लियर? 2kqd, यहां पर d की पावर -3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बाहर आके वो -2 पावर हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ 1d, और अंदर इनमें लगाएंगे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज स्मॉल d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, और आपके पास एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, इफ x मॉडुलस इज वेरी वेरी लेस देन 1, then 1 plus x whole power n is approximately equals to 1 plus nx. ये आपने किया था 11th में। According to this, 1 minus 3/2 d square by capital D square. 1 plus x whole power n is approximately equal to 1 plus nx minus d cube हमने कॉमन ले लिया, d cube -3 हमने कॉमन ले लिया है, तो 1 minus 3/2 times 4d square upon capital D square. 2kq upon d square, d पावर -2 मतलब 1/d square, इंटू यहां 1 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 कॉमन लें तो, और d स्क्वायर बाय कैपिटल D स्क्वायर भी कॉमन लें तो आएगा 4 - 1 3। अल्टीमेटली d का फैक्टर जो आ रहा है दैट इज d पावर 4 डिनोमिनेटर में, मींस दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d पावर 4। ऑप्शन डी। कैसे आया, क्या क्लियर? सर ये जो यहाँ ब्रैकेट में जो डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर है सर, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हम स्मॉल डी स्क्वायर को? कर जरा, आंसर 0 आ जाएगा, करके देख, यहां भी करेगा यहां भी करेगा, दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा। हाँ सर। अप्रोक्सीमेशन हमेशा ऐसे लेना होता है कि एरर मिनिमम पॉसिबल हो। अब ये कॉन्सेप्ट की एरर अप्रोक्सीमेशन एंड में क्यों लेते हैं, आपने ये 11th में कभी पढ़ा होगा एरर वाले चैप्टर में। ये काम तो आपने ग्रेविटेशन में भी कभी किया होगा। ग्रेविटेशन में जो आपने कैलकुलेट किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ d, तो भी तो ऐसा ही कुछ काम किया था, हाँ या ना? यस सर।
लक्ष्य, गुड। हाँ बेटा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर सॉल्व करने से पहले आंसर कैसे बता सकते हैं? इसमें तो टाइम लगे, बिल्कुल टाइम लगेगा बेटा। और ये क्वेश्चन एडवांस मेंस में ही आया हुआ, अरे बाप रे। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन लेंदी, कुछ क्वेश्चन छोटे। लेकिन सर डाउट है, बता बेटा क्या डाउट है? आसिम चैट पे लिख दे। कंदर्प बेटा आपकी चैट में से मिस हो गई क्योंकि मैं इसमें लगा हुआ था। सर अप्रोक्सीमेशन स्टार्टिंग में लेंगे से आंसर सी आ रहा है। स्टार्टिंग में लेने से, स्टार्टिंग में कहां से लेने से? मैं अगर स्टार्टिंग में ही देखूं, यहीं पे ले लूं अगर मैं अप्रोक्सीमेशन, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी। या मैं यहां पे भी देखूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं आ जाएगी। If we neglect d square in comparison of capital D square, तो ये सिंपल d square बचेगा, कैपिटल D square, ये भी कैपिटल D square बचेगा, तो रिजल्ट तो 0 आ जाएगा। C कहां से आ जाएगा? देखो अप्रोक्सीमेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो। अप्रोक्सीमेशन हमेशा हमें उन जगह लेना होता है जहां पर जिसकी वजह से एरर मिनिमम हो। आपने 11th में एक और कॉन्सेप्ट किया था हीट वाले चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, याद है? स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग की हेल्प से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किया था, ठीक? उसमें एक अप्रोक्सीमेशन था दैट T4 माइनस T04 को आपने लिखा था पहले T माइनस T0 इंटू T प्लस T0 इंटू टी स्क्वायर प्लस T0 स्क्वायर। फिर आपने कहा था इफ देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन T एंड T0, तो आपने इस पार्ट को अप्रोक्सीमेटली 2T0 और इस पार्ट को अप्रोक्सीमेटली 2T0 क्यूब लिख दिया था, लेकिन इसको T माइनस T0 ही रहने दिया था। याद है कुछ ऐसा किया था? और ये बन गया था 4T0 क्यूब इंटू T माइनस T0। कुछ नहीं किया था हमने, ऐसा कुछ नहीं किया। नो सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉस ऑफ कूलिंग बताया, लेकिन सर ये नहीं बताया। स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, मतलब स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो आया था हीट लॉस पर सेकंड पर यूनिट एरिया मींस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T4 माइनस T04। ऐसा कुछ पढ़ा था स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग? यस सर, ये पढ़ा था। और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या किया था कि डेल्टा टी बाय, या इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें, dt बाय dt इज इक्वल टू k टाइम्स T माइनस T0। ऐसा पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? यस सर। तो इससे ये बना कैसे था? यहां तो पावर 4 थी, यहां पावर 1 रह गई, ऐसा क्यों हो गया भाई? तो वो अप्रोक्सीमेशन ये था कि T4 माइनस T04 जो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा था, उसको हमने इस तरह से फैक्टराइज किया। उसके बाद इन दोनों को हमने, इस T को भी T0 लिखकर ये बना दिया, इस T को भी T0 लिख के ये बना दिया, लेकिन इस T की जगह पे T0 नहीं लिखा। फर्क क्या पड़ा? जरा इसको कैलकुलेशन से देखो।
मान लो टी की वैल्यू, आप लोगों के पास किसी के पास कैलकुलेटर है भी? किसी के पास? हाँ, जरा कैलकुलेशन करना। सपोज टी इज 310 एंड टी नॉट इज 300, ठीक। और आपको कैलकुलेट करना है T4 माइनस टी नॉट 4 की वैल्यू, यानी कि 310 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा कैलकुलेटर से। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट पे लिखे बेटा। आया है 869261 2885 2885। पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ऐसा आना तो नहीं चाहिए। 0 भी तो होंगे, ये तो गड़बड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी। सर मैं बताऊं? हाँ, किसी का आंसर आया है अभी। हाँ, 111 यहाँ तो 88 में दे रहे हैं आंसर, क्या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। हाँ, 35 35 21 21 00 00 00। बहुत बढ़िया। अब आप निकालो टी माइनस टी नॉट इंटू 4 टी नॉट क्यूब, यानी कि 310 माइनस 300 इंटू 4 टाइम्स 300 का क्यूब। जरा इसे मतलब ये तो 10 हो गया, 10 इंटू 4 40। जरा इसे कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा 300 क्यूब इंटू 40। 108 इंटू 100 की पावर 3। 108 इंटू 100 की पावर 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6 0। ओके, अब दिस माइनस दिस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी। दिस माइनस दिस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। दिस माइनस दिस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। 70 आएंगी। 1 2 3 4 5 6। बच्चे कह रहे हैं 70 आएंगी। 6 बिल्कुल 70 आनी चाहिए, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बेटा। 60 यहां पर और 10 यहां पर। So then how will you identify that what neglecting directly and when you have to use the binomial expansion? अभी बात करते हैं बेटा असीम इसके बारे में। सानिध्य, हाँ आंसर आ रहा है 0.046। 0.046 यही आ रहा है परसेंट। इतने परसेंट कह रहे हो बेटा? सेकंड सूर्यांश सर ये आएगा सर सेकंड में आएगा 27 81 इंटू 4। हाँ, ये कैलकुलेशन किसने गड़बड़ की है? कैसे कैलकुलेशन करते हो? ये आएगा 324। नहीं, मैं ही गलत कर रहा हूं, शायद आपने ठीक किया था। मैंने 81 को मल्टीप्लाई कर दिया, करना था 27 को मल्टीप्लाई। 3 क्यूब हो गया 27 इंटू 4, एक ही गया था भाई। उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, यानी कि आपके पास अगर मैं कहता हूं एग्जैक्टली ये वैल्यू आ रही है या परसेंटेज में आ रही है। परसेंटेज में 4.6%। इतना एरर आ रहा है, यानी कि अगर मैंने इस t प्लस टी नॉट को 2t नॉट कर दिया और इस t नॉट स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर को 2t नॉट स्क्वायर क्यूब कर दिया, तो मेरी पूरी कैलकुलेशन में 4.6% की एरर आ रही है। लेकिन अगर वही काम मैंने इसमें भी कर दिया होता, मतलब हुआ क्या, आपको आंसर चाहिए था ये वाला, मिल रहा है ये, इसमें एरर आ रही है। एरर कितनी? 4.6%। लेकिन अगर मैं यहां पे t की जगह पे t नॉट ही लिख देता तो ये 0 हो जाता।
मींस आना चाहिए था इतना, तो आता क्या 0, एरर कितनी हो जाती 100%, एरर हो जाती 100%। तो अप्रोक्सीमेशन कहां लेना है जिसमें एरर मिनिमम आए। क्या ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? दूसरा बच्चा पूछ रहा था कि यहां पे बाइनोमियल क्यों लगाया। भाई पावर्स थी, पावर 3/2 है, इस तरह की फ्रैक्शनल पावर आ रही है, डिनोमिनेटर में पावर आ रही है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही हमें हेल्प करती है उसको इजी करने के लिए। क्या ये लॉजिक क्लियर है अप्रोक्सीमेशन का? क्वेश्चन अपने आप में फिजिक्स का पार्ट बहुत सिंपल था। दोनों की वजह से, चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उनका वेक्टर सम किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। लेकिन मुझे प्रोपोर्शनली चेक करनी है डी के साथ, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और मेरे को उसके लिए इनमें लगानी पड़ेगी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है वो होती है कि ये x जो है दैट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन 1, x मॉडुलस मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो उसी लिए मैंने इसकी फॉर्म चेंज की, इसमें से डी स्क्वायर कॉमन लिया जिससे ये स्मॉल डी बाय कैपिटल डी बन जाए। और मुझे पता है कि कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, यानी कि स्मॉल डी बाय कैपिटल डी 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। और जैसे ही स्मॉल डी बाय कैपिटल डी 1 से बहुत छोटा हुआ, मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सर वो माइनस करने के बाद किससे डिवाइड करना था? माइनस करने के बाद डिवाइड क्वेश्चन में जो आप कर रहे थे सर, कितना लंबा जा रहा था जो उसमें, अब तो हटा, वो तो मैंने हटा दिया। ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करना था, ओरिजिनल वैल्यू। एरर निकालने के लिए हमेशा होता है डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर। डिफरेंस एरर अपॉन इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 इज फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। ये तो एरर में पढ़ा होगा आपने। चलो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, -q/4। -q/4 सबको रटा हुआ ही है? यस सर। चलो फिर इस पे आ जाओ, उसे छोड़ दो। -y ये भी याद है, मैं मिल जाएगा, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ, बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चंस हैं, मैं छोड़ रहा हूं, इनको आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। कोई डाउट आता है तो मेरे को भेज देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से इस लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन सर। बी, ए एप्पल वाला ए। एप्पल वाला ए। यस सर। चेक कर लो फिर से, इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? पहले का करा हुआ है ये, पर आंसर तो गलत बता रहे हो। अमन, आई सेंड यू अ डाउट, यू सेड टू डिस्कस इन क्लास। बेटा ये नेक्स्ट क्लास में होगा डाउट बेटा, क्योंकि मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर करूंगा। आपने इस नंबर पे भेजे होंगे अमन, इसी नंबर पे भेजे हैं डाउट्स। आपके डाउट्स हो तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं बेटा, और वो डाउट क्लास में मैं भेजू करवाऊंगा बेटा। नहीं तो किस पे भेजे हैं बेटा? अच्छा, आपने एक क्वेश्चन भेजा था मुझे, अब वो तो पता नहीं कहाँ है। अरमानजोत सिंह, शायद ठीक लग रहा है मुझे आंसर आपका। गौरव का भी ठीक लग रहा है, निकिता का ठीक लग रहा है। अब आंसर्स आ रहे हैं लेकिन मिक्स आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं अभी भी। पवनीत ठीक है, ऋषभ ठीक है, ईशान ठीक है, प्रशांत,
नीरव, जानवी, वरुण गलत कर रहे हो बेटा, शांतनु का ठीक है, कुलदीप, असीम गड़बड़ है, अजय ठीक कर रहे हो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि चेक कर लें कौन सा है। Q1, Q2, Q3, Q4 ऑल पॉजिटिव, और मुझे बतानी है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कि किस डायरेक्शन में है। तो अगर चारों पॉजिटिव हैं, देखो भाई ये चारों पॉजिटिव, इनकी इलेक्ट्रिक, इनका फोर्स, जो फोर्स बताना है, और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऐसे लगेंगे, इनका रिजल्टेंट ऊपर आएगा, इन दोनों के फोर्सेस का रिजल्टेंट अपर डायरेक्शन में, इन दोनों के फोर्सेस का रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स अपवर्ड मींस पॉजिटिव वाई में आएगा, यानी कि P का हो जाएगा पॉजिटिव वाई 3, P का 3 इसमें है और इसमें है, तो B और D तो हो गए गलत क्योंकि उसमें 4 क्या रखा है। दूसरा ऑप्शन ले, Q1, Q2 पॉजिटिव और Q3, Q4 नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। देखें भाई नेक्स्ट पेज पे मैंने बना रखे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब सारे चार्जेस की वैल्यू सेम दे रखी है, तो पहले इस पॉजिटिव को देखें, इसकी वजह से फोर्स इस तरफ, इस नेगेटिव की वजह से फोर्स इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट राइट में, ठीक। इस नेगेटिव की वजह से फोर्स इस तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट भी राइट में, तो नेट फोर्स राइट में मींस पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, यानी कि इसका आंसर 1, Q का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। क्यों चेक किया, छोड़ ही देते क्योंकि दोनों में ही बंदे रखा था। R से फाइनल हो जाएगा कि R का आंसर 4 है या 2 है। R क्या कह रहा है, Q1, Q4 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। इन दो नेगेटिव की वजह से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव तो फोर्स नीचे की तरफ, और इन दोनों की वजह से देखें पॉजिटिव रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, लेकिन सभी चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम दे रखे हैं, तो ऊपर वाला ज्यादा होगा या नीचे वाला, अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्यों, चार्जेस नजदीक है, आर कम है तो ये फोर्स का रिजल्ट ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, मींस नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। नेगेटिव वाई में, नेगेटिव वाई में देखें भाई इसका आंसर नेगेटिव वाई में मींस 4, आर का 4 यहां ठीक है यहां गलत है, तो सी गलत हो गया, बिल्कुल ठीक बताया था भाई, आंसर ए ही है, मैं ही कंफ्यूज था, आंसर ए ही आ रहा है। एस का भी चेक कर सकते हो इसी तरह से, Q1, Q3 पॉजिटिव, Q1, Q3 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम दे रखे हैं। अच्छा जी, इस नेगेटिव और पॉजिटिव को देखें, नेगेटिव की वजह से इधर, पॉजिटिव की वजह से इधर, इनका रिजल्टेंट इधर, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लेफ्ट में, इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, नेगेटिव की वजह से इस तरफ, इनका रिजल्टेंट इधर। ये छोटा होगा क्योंकि चार्जेस दूर वाले कंसीडर कर रहा हूं, पास वाले की वजह से इधर आ रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, मींस नेगेटिव एक्स में, चेक करो भाई नेगेटिव एक्स में 2, यानी कि एस का 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर? निकिता बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, कोई भी दिक्कत है इसमें तो कर लेना, और मुझे डाउट्स भी कुछ हो तो इस नंबर पे भेज देना बेटा, ठीक। एक काम का ध्यान जरूर रखना है, आपको डीपीपीज मिल रहे हैं, उनको बिल्कुल मिस नहीं करना। डीपीपी कहां मिलते हैं सबको पता है?
आप अगर ऐप में जाएंगे तो ऐप में असाइनमेंट का सेक्शन नजर आता होगा। जिन बच्चे डीपीपी नहीं कर रहे वो ध्यान से सुन ले बेटा, एस का रिपीट कर दीजिए। अभी करता हूं बेटा सानिध्य। असाइनमेंट में डीपीपीज मिलते हैं, उन डीपीपीज को हर क्लास के बाद अटेम्प्ट करना है। ठीक, आप कह रहे हो इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन एस वाला। Q1 Q3 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। द्वारा देख लो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ बेटा इस चीज को। पहले पास वाले को देख लेते हैं। पास वालों को देखेंगे, इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, इस पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर नजदीक है, इफेक्ट ज्यादा होगा। अब दूर वालों को देखें, इस पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, क्योंकि ये चार्ज तो पॉजिटिव है। इन दोनों का रिजल्टेंट राइट में वीक होगा क्योंकि दूर हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो लेफ्ट में आएगा। क्या क्लियर? ठीक है बेटा। सर बार कोड फॉर एनटीएस। बेटा ये नोट्स डल जाएंगे, उसमें आपकी पोर्टल पे ही नजर आ जाएंगे बेटा, पोर्टल पे ही नजर आ जाएंगे। और जिनके पास पोर्टल अभी नहीं है, वैसे बना तो होगा, नहीं है तो उनको मैं भिजवा दूंगा ये नोट्स। ठीक है सर। एडवांस में एक क्वेश्चन में कितना टाइम होता है? देखो बेटा, एडवांस में 3 घंटे का जो पेपर होता है, पर सब्जेक्ट 18 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 60 मिनट्स और 18 to 20 क्वेश्चंस मींस 3 मिनट से ज्यादा का एवरेज आ रहा है। ठीक, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है 5 से 6 मिनट भी लगे, ऐसा भी होता है। ठीक है सर। कौन सा पोर्टल? कंदर्प सिंह बेटा, अपने वहां पे कोऑर्डिनेटर से पूछना बेटा, अगर नहीं बना तो मैं बनवा दूंगा। माई क्लासरूम का जो पोर्टल है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, और अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। कितने बजे? नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी 5:45 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।